देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। कनिष्ठ अभियंताओं को इस दौरान इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटे गए। 1094 कनिष्ठ अभियंता जिन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सीएम धामी ने देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली हिस्सा लिया। देहरादून में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अपर अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए सीधी भर्ती से चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। देखिए, हमारा पहले दिन से संकल्प था कि जितनी भी सरकारी रिक्तियां हैं वो सब हम भरेंगे और पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं और पारदर्शी तरीके से चयन होने वालों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं और आने वाले समय में भी ये अभियान हमारा चलने वाला है। 1094 अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं और इनके नियुक्ति पत्र प्रदान होने के बाद ये सब अपने अपने स्थानों पर सेवाएं देंगे। जो निश्चित रूप से अभियंताओं की जो कमी है वो भी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। देखिए, हमारा पहले दिन से संकल्प था कि जितनी भी सरकारी रिक्तियां हैं वो सब हम भरेंगे और पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं और पारदर्शी तरीके से चयन होने वालों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं और आने वाले समय में भी ये अभियान हमारा चलने वाला है। 1094 अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं और इनके नियुक्ति पत्र प्रदान होने के बाद ये सब अपने अपने स्थानों पर सेवाएं देंगे। जो निश्चित रूप से अभियंताओं की जो कमी है वो भी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। वही दंगों से होने वाली क्षति की वसूली दंगाइयों से ही अब करने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधायी ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक को राजभवन भेजा था। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ साथ अगर किसी निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया लोगों के द्वारा तो उन लोगों से वसूली की जाएगी, उन्हीं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले विधानसभा के सत्र में विधानसभा में दंगारोधी कानून जो पारित हुआ था उसे राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। दंगारोधी कानून लागू होने के बाद प्रदेश में जो भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी। इसे लाने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ पर दंगा, तोड़फोड़, उपद्रव का कोई स्थान नहीं है और अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की, ऐसी जरूरत की तो फिर वो उसका नुकसान का आंकलन करने के बाद उसकी भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। इसके लिए वो तैयार रहे। विधानसभा में दंगा विरोधी कानून जो पारित हो गया था, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और दंगारोधी कानून लागू हो जाने के बाद प्रदेश के अंदर अब कोई भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी। इसको लाने का हेतु यह था कि राज्य हमारा बहुत ही शांत प्रदेश है, यहाँ पर दंगा, उपद्रव, आगजनी, इस प्रकार का तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं है। इसलिए ये दंगारोधी कानून विधेयक के रूप में लाया गया है। निश्चित रूप से इसके लागू हो जाने के बाद अब इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। विधानसभा में दंगा विरोधी कानून जो पारित हो गया था, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और दंगारोधी कानून लागू हो जाने के बाद प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की मुहिम अब परिणाम देने लगी है, रंग लाने लगी है।
ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के तहत राज्य के 4 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आगामी 27 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। बता दें, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसमें समुदाय आधारित जीवन शैली और मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतियोगिता में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से संबंधित स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस साल की प्रविष्टियों के आधार पर उत्तराखंड के 4 गांवों का चयन किया गया, जो राज्य की ग्रामीण पर्यटन क्षमता का प्रतीक है। उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हो पाया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करवा दिया गया। राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने की घोषणा का आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा खेल मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार भी है, हमारी इसको लेकर प्रतिबद्धता भी है। गेम को लेकर नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा। और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणियों को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को वापस से पत्र का जवाब देते हुए लिखा है पत्र। जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से कांग्रेस अब आग बबूला हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए खड़गे को इस पत्र में उपयोग की गई भाषा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जेपी नड्डा की ओर से लिखे गए इस पत्र से स्पष्ट हो गया कि अभी मानसिकता बदली नहीं है। जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब उन्होंने और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस और उसके संगठनों को लेकर चिंता जाहिर की थी और जिस तरह से वो हिंसावादी बातें कर रहे हैं उससे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा होने की बात कही गई थी। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और राष्ट्र फिर से उसी खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। नड्डा के लिखे हुए पत्र से ये आज स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आपको याद होगा, आज़ादी के कुछ ही समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों के लेकर चिताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बातें वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से एक साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था और एक साल बाद नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर को ये फिर से देश जा रहा है।
आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों किस्म। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक के सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने तेजी से चल रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध है। जिसकी जो जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करे तो प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को शादी ब्याह के लिए दूसरे स्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा और ये सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी किया जाता है और यही हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विकास के कार्यों पर मुहर लगाता है। उन्होंने कहा, 15 जनवरी 2023 को इस विशाल सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया था और 15 जनवरी 2024 को ठीक 1 साल बाद इस भव्य सामुदायिक भवन को क्षेत्र की जनता को समर्पित भी कर दिया जाएगा। यानी कि शिलान्यास हमने किया तो लोकार्पण भी हम ही कर रहे हैं। गढ़ी कैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था, कोई ब्याह शादी इनके फंक्शन होते हैं तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख में वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को शुरू करेंगे। और मैं जब विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियां भी होती, ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और जो गरीब लोग हैं, हम कैंट बोर्ड से बात कर उसके मिनिमम रेट फिक्स करेंगे ताकि बहुत कम पैसे में उनके ब्याह शादी और सामाजिक कार्य यहाँ पर हो सके। गढ़ी कैंट देवभूमि विचार मंच के द्वारा लोक मंथन 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो लोक अवलोकन थीम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर लोक मंथन 2024 के केंद्र में ये मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, जिस पर चिंतन मंथन होगा। इससे पहले लोक मंथन का प्रथम संस्करण साल 2016 में भोपाल में, दूसरा 2018 रांची में, 2022 में गुवाहाटी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस आयोजन में लोक नृत्य और स्थानीय लोक व्यंजन की भी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। लोक मंथन 21 से 23 नवंबर 2024 का आयोजन हैदराबाद में होगा, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। लोक मंथन आयोजन में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिल्कियारा सुरंग प्रकरण पर एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जाएगी। 2 वर्षों में होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें राष्ट्र के लिए सोचने वाले देश भर के चिंतक शामिल होते हैं और देश भर के जो कर्मशील लोग हैं वे भी शामिल होते हैं। 2016 में पहली बार हुआ, यह भोपाल में हुआ था। 2018 में रांची में हुआ। 2020 में गुवाहाटी में होने वाला था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण से वो लगभग 2 वर्ष का काल बड़ा खराब गया, तो फिर वो 2020 के स्थान पर 2022 में गुवाहाटी में हुआ। और अब 2024 में यह भाग्यनगर यानी जो हैदराबाद में यह होने वाला है 2024 में 21, 22, 23, 24 नवंबर 2024। वहीं पौड़ी जनपद के सभी विकासखंड मुख्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई।
स्वच्छता अभियान रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने, स्वयंसेवियों ने, विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कंडोलिया मैदान में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। उसके बाद उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि लोगों को न तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए, न ही किसी और को फैलाने देनी चाहिए। उन्हें रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक स्वच्छ कचरा मुक्त ग्रह बना सकते हैं। इस दिशा में हमें ईमानदारी से काम करना होगा। इससे आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ बना रहेगा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो कदम उठाए जाते हैं उन्हें भी बल मिल पाएगा। और इस तरह से हम सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है और ये था कि स्वच्छता स्वभाव में स्वच्छता और स्वच्छता ही संस्कार, माने हमको अपने संस्कार में भी स्वच्छता को लाना होगा और संस्कार और स्वभाव में भी स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके सच्चे मायने में जो है सफाई होगी। क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी के रूप में, कार्यक्रम के रूप में स्वच्छता नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम उसको जो है हम अपने स्वभाव में भी जब सफाई अपनाएंगे और अपने डेली के रूटीन में, स्वभाव में और अपने संस्कार में इसको लाएंगे, तभी जाके सच्चे मायने में देश। एक पखवाड़ा 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज का ये प्रोग्राम है। और जो इस प्रोग्राम की थीम है वो स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, इस थीम पे कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। और इसका यह है कि हम अपने स्वभाव में स्वच्छता रखें और हमारे जो संस्कार है उसमें स्वच्छता रखें। उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज विभिन्न यहाँ पे विद्यालयों से जो हमारे 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन लोगों के द्वारा पूरे नगर में एक रैली निकाली जा रही है यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक। इसका उद्देश्य ये है कि कम से कम जो लोग स्वच्छता के प्रति थोड़ा जागरूक हों और वो अपने घर से उसको शुरू करें, अपने से शुरू करें, अपने स्वभाव में उसको लाएं। इन दिनों थराली विधानसभा के थराली और देवाल विकासखंड में जल निगम द्वारा कराए गए जल जीवन मिशन समेत अन्य कुल 88 पेयजल योजनाओं की जांच चल रही है। जुलाई महीने में शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की शिकायत पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा जांच टीम का गठन किया गया। इन योजनाओं की जांच करवाई जा रही है, लेकिन अब शिकायतकर्ता ने ही जांच कमेटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड और जिलाधिकारी चमोली को पत्र भेजते हुए जांच में तेजी लाने की मांग की है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का कहना है कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा जल निगम की इन 88 योजनाओं की जांच के लिए जो टीम गठित की गई थी, वो टीम भी अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को जांच में भेजकर काम करवा रही है। ये सही नहीं है, इससे जांच प्रभावित होगी, अच्छे से रिपोर्ट भी सामने नहीं आ पाएगी। जांच टीम भी जांच में देरी से पहुंच रही है, हीला हवाली बरत रही है, जिसके चलते जांच में अनावश्यक तरीके से देरी भी हो रही है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी ने जिन योजनाओं की जांच की जा चुकी है, उनका कहना है कि उनकी जांच आख्या तैयार करने और जांच में तेजी लाने की मांग मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में की गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि आर्थिक अपराध के इस मामले में जांच टीम अगर इसी तरह से लापरवाही बरतती रही, देरी करती रही, तो वो कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन न्याय के मांग पर अड़े रहेंगे। 29 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश पारित करते हुए यहाँ पे जांच टीम के सदस्य नामित किए थे, लेकिन 2 तारीख से इन्हें जांच शुरू की। 2 तारीख से आज दिन तक जांच समिति के सदस्यों द्वारा कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। जांच समिति के कोई भी सदस्य मौके पर जांच हेतु नहीं पहुँच रहा है, जबकि मामला जो है गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ है, गबन से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी गंभीर मामला है। तो जांच टीम के जो सदस्य हैं इस गंभीर मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये मामले में टाल मटोल करने में जुटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ स्पष्ट जांच हो और दोषियों को दंड दिया जाए। 30 तारीख से आज दिन तक, आज 18 तारीख तक सिर्फ एक पेयजल योजना की जांच जो है कंप्लीट हुई है। जो सुलना पेयजल योजना की जो जांच है उसमें भी लगभग 1500 मीटर जो पाइपलाइन थी वो नहीं लगे हैं, जबकि MB जो है पूरी हुई है। वहीं बरसाती मौसम के दौरान सड़कों में गड्ढे और दीवारें क्षतिग्रस्त होने की समस्याओं को लेकर नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में धरना दिया। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में
धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पैचिंग वर्क और गड्ढे न भरने पर विभागीय अधिकारियों को मुंह काला कर उन्हें बाजार में घुमाने की चेतावनी दी। धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, कई स्थानों पर दीवारें टूट चुकी है। बावजूद इसके अधिकारियों ने कई बार शिकायतों के बाद भी मरम्मत कार्य नहीं करवाए। विधायक तिवारी ने कहा है कि जनता इन खराब सड़कों की वजह से बेहद परेशान है। अधिकारियों की लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्मोड़े विधानसभा की, चाहे वो आंतरिक मार्ग हो शहर के, चाहे वो राज्य योजना की मोटर मार्ग हो, चाहे अन्य मोटर मार्ग हो, लगातार उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और दीवारें क्षतिग्रस्त हुई है। तो और विभागीय अधिकारी को बार बार पत्र के माध्यम से मौखिक सूचना दी गई है कि भी इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए। और ये जिले का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी तक ना पैचिंग वर्क हुआ है, ना गड्ढे भरे गए हैं। और इसके साथ साथ जो अल्मोड़ा विधानसभा की मोटर मार्ग राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिनका सैद्धांतिक प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, उनका निर्माण कार्य त्वरित किया जाए, शीघ्र किया जाए। उसके साथ साथ जो मोटर मार्ग के आगलन भेजने के लिए प्रस्ताव दिया गया है जो विधानसभा के अंदर, उनका तत्काल आगलन बना के उनको शासन को भेजा जाए। चलिए, उत्तराखंड की बात में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।